बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का नया टॉपिक केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन लेसन से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इस टॉपिक को देखने से पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो को जाके पहले आप उसको देखिए। ठीक है, हमने क्या क्या डिस्कशन किया था प्रीवियस वीडियो में। मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, क्या क्या केमिकल रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, केमिकल रिएक्शन होने की क्या क्या सबूत हैं, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। हल्का सा मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ। जैसे मैंने पहला कैरेक्टरिस्टिक आपको डिस्कस किया था इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जिंक, हमने एक फ्लास्क लिया था, फ्लास्क में हमने जिंक डाला था, उसमें हमने क्या डाला था? H2SO4 डाला था, सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, तो जिंक के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकल रहे थे। ठीक है ना, तो वो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को डिस्कस किया था कि प्रेसिपिटेट कैसे फॉर्म होता है। उसमें हमने क्या किया था? उसमें हमने लेड नाइट्रेट लिया था, उसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया था, तो क्या मिला था? लेड आयोडाइड, यानी येलो कलर का प्रेसिपिटेट हमें देखने को मिला था। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? उसके बाद हमने डिस्कस किया था चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में मैंने आपको क्या बताया था? अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। चेंज इन कलर में हमने डिस्कस किया था पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट में हमने सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करवाया था, जो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट किस कलर का था? रेडिश ऑरेंज कलर का था। जब हमने उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करवाया तो किस कलर का ट्रांसफॉर्म हो गया था? वो कलर किस में चेंज हो गया था? वो हो गया था डार्क ग्रीन में चेंज हो गया था, यानी चेंज इन कलर देखने को हमें मिला था। और भी बहुत सारे चीज हमने उसमें डिस्कस किए थे। उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था, चेंज इन स्टेट के बारे में डिस्कस किया था। मैंने पैराफिन वैक्स के बारे में बताया था, जिसमें सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। पैराफिन वेपर्स जो जलते नहीं है, जलते हैं केवल पैराफिन वेपर्स, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। और मैंने चेंज इन टेम्परेचर में भी आपको बताया था कि दो तरह के टेम्परेचर चेंज देखने को मिलते हैं, एक तो होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक। ठीक है, अगर आपने ये सब पढ़ लिया होगा तो आप इस केमिकल इक्वेशन टॉपिक पे आइए। आज हम जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशन पढ़ने। ठीक है, देखिए केमिकल इक्वेशन पढ़ने से पहले देखिए, अभी तक आपने केमिस्ट्री में जितना भी सब कुछ पढ़ा है ना, उसको अगर आप कॉपी पे लिखना चाहेंगे तो किस तरह लिखेंगे? मान लीजिए ये मैंने इवोल्यूशन ऑफ गैस में आपको पढ़ाया था कि जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती हुई दिखती है। तो अब इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट हाइड्रोजन। ये लिखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बहुत लंबा लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, इसमें लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है हमको। तो हमने इसके लिए क्या बनाया? फॉर्मूला बनाया, एक हमने क्या बनाया? सिंबल बनाया, फॉर्मूला बनाया। तो उसी फॉर्मूले और सिंबल को हम केमिकल इक्वेशन में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। देखिए, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन, ये क्या है आपका? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला, किसकी मदद से? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम ले रहे हैं मदद किसकी? सिंबल और फॉर्मूले की मदद ले रहे हैं। ठीक है, ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्वड इन इट। इसमें कौन कौन सा सब्सटेंस इन्वॉल्व हो रहा है? जिंक हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड हो रहा है। रिएक्टेंट में क्या लिया हमने? जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। और आउटकम क्या निकल रहा है? प्रोडक्ट क्या निकल रहा है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होते हुए दिख रही है। इस पूरे स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? वर्ड इक्वेशन बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? वर्ड इक्वेशन। मैंने यहाँ पे लिखवाया हुआ है, वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। जिंक का फॉर्मूला क्या होता है? Zn होता है, जो कि सॉलिड स्टेट में था। सल्फ्यूरिक एसिड का कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4 होता है, जो क्या दे रहा है? जिंक सल्फेट ZnSO4 एक्वस में, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होते हुए दिख रही है। मैंने अपवर्ड एरो की हेल्प से आपको दिखाया है। और ये क्या है? किस फॉर्म में है? गैसेस फॉर्म में। ठीक है, इसका एक और डेफिनेशन है, इट इज ए शॉर्ट हैंड मेथड। ये क्या है? एक तरह का शॉर्ट हैंड मेथड है ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का ये शॉर्ट हैंड मेथड है। शॉर्ट हैंड मेथड से आप क्या समझते हैं? शॉर्ट हैंड मेथड का मतलब होता है जिसमें हम सिंबल्स को यूज करते हैं। तो इसमें मैं सिंबल्स क्या यूज कर रहा हूं? जिंक की जगह मैं क्या यूज कर रहा हूं? Zn। सल्फ्यूरिक एसिड को मैं क्या यूज कर रहा हूं? H2SO4। और जिंक सल्फेट को मैं क्या यूज कर रहा हूं? ZnSO4। और हाइड्रोजन को मैं क्या यूज कर रहा हूं? H2 एज ए मॉलिक्यूलर फॉर्म में। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है, उसके लिए मैंने आपको एक इक्वेशन लिखवाई है। Zn प्लस H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस H2। एक्चुअली होता क्या, देखते हैं
ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इन विच इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स क्या होने चाहिए, रिएक्टेंट साइड में भी इक्वल होना चाहिए और प्रोडक्ट साइड में भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। एलिमेंट यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, जिंक भी है, हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है। यहाँ भी एलिमेंट्स वही है, जिंक है, लेकिन उसका रीअरेंजमेंट हो गया। मैंने आपको केमिकल रिएक्शन में बताया था डेफिनेशन में क्या होता है कि सब्सटेंस क्या करते हैं, रिएक्ट करके नया प्रोडक्ट बना देते हैं। एटम्स का क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है ना? तो उसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एटम्स का रीअरेंजमेंट हो रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट। एलिमेंट सेम है दोनों में, यहाँ भी जिंक है, यहाँ भी सल्फर है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, लेकिन उसका रीअरेंजमेंट हो गया, यहाँ पे गैस बन रहा है, यहाँ पे ZnSO4 बन रहा है। ठीक है ना? तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बता दिया था, जो मैं आपको अभी रिकॉल करवा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इसको देखते हैं, यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करते हैं। एक्चुअली ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में क्या लिए, एक्चुअली रिएक्टेंट होता क्या है मैंने आपको बता दिया था। प्रोडक्ट होता क्या, प्रोडक्ट जैसली आउटकम ऑफ केमिकल रिएक्शन, और रिएक्टेंट में जो हम टेक पार्ट, जो चीज जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहा है उसको हम रिएक्टेंट एज ए वर्ड में हम बोलते हैं। अब देखिए रिएक्टेंट एक्चुअली है क्या, यहाँ पे रिएक्टेंट में एक्चुअली हम लेके आ रहे हैं नेम ऑफ एलिमेंट। आपको इस तरह से एग्जाम में लिखना है, नेम ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन से हैं, जिंक है, लिख दिया मैंने, हाइड्रोजन है, एलिमेंट है, हाँ भाई है, सल्फर है, ये भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन वो भी एलिमेंट है। अब मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ एटम लिखा है, जिंक के पास कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है, नहीं है तो मतलब 1 लिखा हुआ है, 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 है, एज्यूम कर लीजिए। यानी नंबर ऑफ एटम कितने हुए जिनके पास, 1। आइए हाइड्रोजन के पास देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है H के नीचे 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी H के नीचे 2 लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी क्या है, बैलेंस है। यानी हाइड्रोजन कितना हुआ, 2, रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट की हम बाद में चर्चा करेंगे। सल्फर यहाँ पे कितना है, सल्फर यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, बताया था मैंने आपको। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4 है, यहाँ पे भी 4 है। ठीक है, तो ये तो बात हो गया रिएक्टेंट की बात। अब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट में देखिए जिंक यहाँ पे कितना है, 1 है, रिएक्टेंट में भी कितना था, जिंक 1 था, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ जिंक 1 है। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे कितना था, रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में कितना मिला हमको, 2 मिल गया। सल्फर यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी सल्फर कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 था, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है, 4। यानी ये क्या है, बैलेंस्ड है। इसी को हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स क्या हो, इक्वल हो, उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो याद रखिएगा, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम इक्वल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया, तो आपको इसी तरह एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। और मैं प्रीवियस में आगे आने वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा लेटर आने वाले वीडियो में। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप हम पढ़ रहे हैं इसमें केमिकल इक्वेशन में है अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। देखिए अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में हमें ये ध्यान रखना होगा, वो केमिकल रिएक्शन अनबैलेंस्ड होता है जिसमें अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं रिएक्टेंट में। देखिए इसमें लिखा हुआ है ए केमिकल रिएक्शन इन विच अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में भी हो सकता है और प्रोडक्ट में भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, यहाँ पे 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पे केवल 1 ही एटम है। तो ये क्या हुआ, ये इक्वेशन हुआ अनबैलेंस्ड। ठीक है, उसी को मैंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, अनबैलेंस्ड फॉर्म को पहले मैंने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। इन रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ नेम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2, यहाँ 2 लिखा है। यहाँ पे ऑक्सीजन में कितने हैं, 2, यहाँ पे भी 2 लिखा है। अब प्रोडक्ट में देखिए हाइड्रोजन कितना है, नंबर ऑफ एटम्स 2 लिखा हुआ है, ऑक्सीजन कितना है, 1 लिखा हुआ है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमने एक ट्रिक लगाई है जिसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे अभी बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तभी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर सकता है, फॉलो कर सकता है, ओबे कर सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो हम इस प्रोडक्ट साइड को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमेशा याद रखिएगा, हम फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते हैं,
हम केवल नंबर से केवल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऑक्सीजन के जितने एटम्स थे, नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, 2 थे, इसलिए हमने इसको आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप 1 कंसीडर कर सकते हैं। 2 into 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 बैलेंस हो गया ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो गया, 2 2 4। तो अब हमने क्या किया, रिएक्टेंट साइड में भी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया, 2 2 4। रिएक्टेंट साइड में भी 4 हो गया और प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, तो बैलेंस हो गया यहाँ पे दोनों साइड, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना था, 2, यहाँ पे भी 2, बैलेंस हो गया। तो उसी बैलेंस्ड फॉर्म को मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट है रिएक्शन साइड में, 2 2 4। ऑक्सीजन कितना है, 1 into 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप 1 एज्यूम कर लीजिए, 1 into 2, 2 आ गया। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2 2 4। ऑक्सीजन के 1 into 2, 2। तो ये पूरा आपका बैलेंस्ड फॉर्म में आ गया। तो इस तरीके से हम अनबैलेंस्ड को बैलेंस्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तभी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ऑब्जे करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम क्या देख रहे थे कि इसमें आपको बेसिकली ध्यान क्या रखना है, इसमें नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। मतलब रिएक्टेंट में भी या प्रोडक्ट में भी, यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या था, नंबर ऑफ एटम अनइक्वल था, यहाँ पे 1 था और यहाँ पे कितना था, 2 था, यानी ये क्या था, अनबैलेंस्ड फॉर्म था। तो उसको हमने बैलेंस्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो ये आपका हो गया अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। देखिए हमने अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग करने के लिए मैंने आपको रूल बताया था, तरीका बताया था। उस तरीके में मैं आपको एक स्पेशल नोट भी बता रहा हूँ, तो आपको ये नोट ध्यान रखना है। हम वी कैन नॉट चेंज द फॉर्मूला, हम फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया था तो वाटर बन रहा था, तो वहां पे मैं H2O2 नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है ना, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा, बट पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। तो हमको वो काम नहीं करना है, हमको फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। दूसरी बात, वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय नंबर, हमको नंबर मल्टीप्लाई करना है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना। तो ये आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखना है। उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तो आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। क्वेश्चन क्या है, स्टीम इज पास्ड ओवर ए हीटेड आयरन टू फॉर्म मैग्नेटिक ऑक्साइड Fe3O4 एंड हाइड्रोजन। स्टीम को हम पास कर रहे हैं एक हीटेड आयरन से, जो क्या बना रहा है, मैग्नेटिक ऑक्साइड बना रहा है Fe3O4 और एक हाइड्रोजन बना रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये ट्राई करना है, इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आपको लिखना है और इसको बैलेंसिंग करके बताना है। देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था अभी लेटेस्ट वीडियो में, अगर अपने वीडियो पॉज करके सॉल्व किया हो तो बहुत अच्छा बात है, मैं उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था, स्टीम इज पास्ड ओवर ए हीटेड आयरन टू फॉर्म ए मैग्नेटिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है ना। स्टीम को अगर हम पास कर रहे थे एक हीटेड आयरन से, तो क्या बना रहा था, मैग्नेटिक ऑक्साइड और एक हाइड्रोजन बना रहा था। तो इसको लिखना कैसे, एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा इस फॉर्म में, स्टेटमेंट की फॉर्म में, तो आपको उसको बैलेंस्ड इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखना है, उसका पूरा प्रोसीजर है, वो मैं प्रोसीजर वाइज आपको बताते हुए चल रहा हूँ, आपको इसको फॉलो करना है। देखिए स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टीम इज पास्ड ओवर ए हीटेड आयरन, तो यहाँ आयरन का जिक्र है तो हमको क्या लिखेंगे, आयरन प्लस स्टीम। यहाँ लिखा है आयरन, तो हमने लिख दिया आयरन यहाँ पे प्लस स्टीम। आयरन को स्टीम से पास कर रहे हैं तो क्या बना रहा है, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन प्लस वाटर। क्या बना रहा है यहाँ पे, टू फॉर्म क्या बना है, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया, ठीक है। देखिए स्टेप 1 में हमको क्या करना है, स्टेप 1 में कुछ नहीं करना है, हमको जो स्टेटमेंट दिया है उससे हमें निकालना है, एक्सट्रैक्ट निकालना है। क्या एक्सट्रैक्ट निकालना है, हमको यहाँ पे दिया हुआ है स्टीम को हम पास कर रहे हैं हीटेड आयरन से, तो आयरन प्लस स्टीम आपको लिखना है। उससे क्या मिल रहा है हमको, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन मिल रहा है Fe3O4 जिसका फॉर्मूला होता है, और क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है। ये हमने स्टेप 1 में लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 में क्या करना है आपको, राइट केमिकल इक्वेशन। अब आपको इसका केमिकल इक्वेशन लिखना है, ये आपका वर्ड इक्वेशन होता है, अगर आपने देखा होगा, ये मैंने आपको वीडियो में बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन। अब इसको हमें सिंबल और फॉर्मूले की हेल्प से हमने इसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया, आयरन का होता है फॉर्मूला Fe होता है, स्टीम यानी स्टीम का फॉर्मूला होता है आपको वाटर H2O, और मैग्नेटिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है Fe3O4, और हाइड्रोजन का आपको पता है H2 होता है, ठीक है। अब स्टेप 3 में आते हैं, स्टेप 2 हो गया हमारा, स्टेप 3 में हमको इसको अनबैलेंस्ड फॉर्म, इस इक्वेशन को पहले हमको अनबैलेंस्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तब हम इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो
अनबैलेंस फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाने के लिए आपको पहले नेम ऑफ एलिमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेम ऑफ एलिमेंट क्या है यहाँ पे, फेरस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे 3 एलिमेंट है, फेरस है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये आपका नंबर ऑफ एटम्स राइट LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड पे कौन कौन से एटम्स है, फेरस के यहाँ पे कितने एटम्स है, 1 है, हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2 है, ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 1 है। अब आइए राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे देखिए फेरस के कितने एटम है, 3 है तो मैंने 3 लिख दिया, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 है मैंने 2 लिख दिया, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 4 है मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या है आपका अनबैलेंस्ड है, इसको हमें बैलेंस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहीं से हम इसको कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे यहाँ से कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए फेरस कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे फेरस कितना है, LHS में नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1 है, और RHS में 3 है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है, और यहाँ पे LHS में ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वही मैंने आपको यहाँ पे करके बताया है। यहाँ पे फेरस कितना था, 3 था। ठीक है, RHS में फेरस कितना था, 3 था, तो मैंने इसको क्या किया, 3 से आगे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3Fe हो गया, यानी फेरस बैलेंस हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन कितना था, 4 था, तो मैंने इसको आगे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 इंटू यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 4 1 जा 4, 4 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, तो अब मेरे को हाइड्रोजन को यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हाइड्रोजन बैलेंस होगा। तो 4 2 जा 8, यहाँ पे भी रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में सॉरी, यहाँ पे कितना हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 8 हाइड्रोजन यहाँ पे भी होगा, 8 हाइड्रोजन यहाँ पे भी हो गया, यानी ये क्या हो गया, पूरी तरीके से बैलेंस हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों मेथड यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल से। ठीक है ना, अब देखिए बैलेंस फॉर्म में आते हैं। फेरस कितना था, यहाँ पे 3 था, मैंने बैलेंस कर दिया। लास्ट इक्वेशन स्टेप नंबर 5 मैंने लिख के आपको बता दिया, 3Fe + 4H2 गिव्स आउट Fe3O4 + 4H2। उसको मैंने बैलेंस्ड फॉर्म में कैसे लिखा है, यहाँ पे नेम ऑफ एलिमेंट Fe, हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। देखिए नंबर ऑफ एटम LHS में कितना है, यहाँ भी 3 है, 3 1 जा 3, यहाँ भी मैंने 3 लिखा, 4 2 जा 8, 8 हाइड्रोजन यहाँ भी लिखा, ऑक्सीजन कितना है 4 1 जा 4, यहाँ भी 4 लिखा, यानी LHS में पूरा लिख दिया, बैलेंस है। अब RHS पे आते हैं, Fe कितना है 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, 3 1 जा 3, ऑक्सीजन कितना है 4, ठीक है, Fe3O4 कितना है 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है आपका 4 है, LHS में भी 4 है, बैलेंस है। अब आइए हाइड्रोजन पे, 4 2 जा 8, 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन, यानी ये पूरी तरीके से बैलेंस हो गया। ठीक है, तो आपको इस स्टेप वाइज पे आपको इसी स्टेप से आपको फॉलो करते हुए चलना है, और इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, तभी आपको CBSE मार्क्स देगा, वरना मार्क्स नहीं देगा। आप डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल करके इसको बैलेंस करके लिख दीजिएगा। अगर आप Fe + H2 गिव्स आउट Fe3O4 + H2 डायरेक्ट यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको अगर प्रोसीजर वाइज आपको CBSE के पेपर में, बोर्ड एग्जाम में आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के लिए मैंने क्वेश्चन दिया था, इसके बेसिस पे NCERT के आपको क्वेश्चन करने हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक टाइप ऑफ रिएक्शन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। तो आपने अगर वीडियो शुरू से नहीं देखा तो वीडियो को आप प्रीवियस वीडियो को वॉच कीजिए, और NCERT के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, थैंक यू।